नमस्कार विद्यार्थियों, जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रकाश और उसके संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित तथ्य जो है उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश की प्रमुख घटना जिसे कहते हैं अपवर्तन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपवर्तन। तो अपवर्तन से समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये पानी का आधा भरा हुआ कोई बीकर है या गिलास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ इसमें ये पानी है, इसमें पानी हो गया यहाँ, और दूसरी साइड में यहाँ हवा होगी। तो अगर हम ये कहें कि ये जो है वो माध्यम फर्स्ट है और ये जो है वो माध्यम सेकंड है। अब आप एक चीज़ देखिए कि हवा और पानी को अलग करने वाली ये जो रेखा है, इसको अगर मैं रेड कलर से ऐसे शो करूं, जो इन दोनों माध्यमों को अलग करती है, इसको कहते हैं पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल। तो आपको पृथक्कारी तल की परिभाषा पहले याद रखनी है कि पृथक्कारी तल क्या होता है। पृथक्कारी तल, क्योंकि ये शब्द समझना जरूरी है और उसके आधार पर ही हम फिर बाद में अपवर्तन को समझेंगे। पृथक्कारी तल की बात करूं, ऐसा तल जो दो माध्यमों को अलग करे उसे पृथक्कारी तल कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पृथक्कारी तल जो है वो समझ चुके होंगे कि पृथक्कारी तल क्या होता है। अब हम अपवर्तन को समझते हैं। तो देखिए, अपवर्तन की बात करूं, अपवर्तन, तो अपवर्तन जो है इसे रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है तो समझिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया पृथक्कारी तल, तो आप ऐसे मानिए कि ये कोई पृथक्कारी तल है। इस तल को हमने कहा पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल। तो आप समझ ही गए होंगे कि इधर तो है माध्यम फर्स्ट और दूसरी साइड के अंदर है वो है माध्यम सेकंड। अब आप देखिए इसमें कि यदि कोई प्रकाश की किरण पृथक्कारी तल से टकराती है, तो वैसे हमने पूर्व की वीडियो में ये बता दिया कि प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण। तो वो किसी पृथक्कारी तल से टकराएगी और एक्चुअल में ये जो किरण है ये ऐसे जानी चाहिए थी, परंतु ये इस पृथक्कारी तल के कारण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है। अब ये जो घटना है इसको अगर हम शब्दों में बांधें तो यही अपवर्तन कहलाएगा। तो इसे कैसे शो करेंगे कि भी पृथक्कारी तल से टकरा के वो मुड़ी, इसको कैसे भाषा में लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई
प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल के कारण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो किसके कारण विचलित हुई? पृथक्कारी तल के कारण। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो ये घटना ही क्या कहलाती है? तो आपने बताया कि भी ये क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। अब आप देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि यदि इस जगह पर अभिलंब खींचा जाए या 90 डिग्री का जो कोण बनाया जाए तो ये हो गया, मान लीजिए m और ये हो गया n। ये जो है वो है अभिलंब। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में या विरल से सघन में जाएगी तो जो ये किरण आएगी इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो आपको क्या याद रखना है? एक कोण तो बनता है वो है यहाँ और एक कोण बनता है वो है यहाँ। तो ये जो कोण होता है इसको नाम दिया जाता है आपतित किरण के कारण बना, इसलिए आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो इसकी स्थिति जो है, स्थिति किसकी? अपवर्तन की स्थिति। अपवर्तन की स्थिति, ये दो स्थितियां हो सकती है। पहली कंडीशन में हम देखें, पहली कंडीशन के अंदर यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए तो देखिए हम मान लें ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है जो डायग्राम बना हुआ है। जाए तो अपवर्तित किरण जो है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए इसकी स्थिति, पहली स्थिति हमने इसमें समझी कि जैसे मान लीजिए इस कोण का मान लो हम ऐसे कहें कि ये जो है वो 48 डिग्री का कोण है, सपोज करिए। तो ये कोण जो होगा वो 48 से कम होगा, ये मान लेते हैं हम 45 डिग्री कोण हो गया। तो आप एक चीज़ इसमें गौर करिए, जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल से सघन में जा रही है, विरल से किस में जा रही है? सघन में। तो ये जो कोण है इसका मान तो होगा कम और इस कोण का मान होगा अधिक। एक चीज़ कॉमन आई कि विरल माध्यम में कोण का मान क्या होता है? अधिक होता है, और सघन माध्यम में कोण का मान क्या होता है? कम होता है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति को डायग्राम से समझ लेते हैं। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें
तो दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति के अंदर जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको भी डायग्राम से हम समझ लेते हैं कैसे हटेगी। कि मान लीजिए ये पृथककारी तल है, इसमें हम पहले से ही खींच लेते हैं, ये अभिलंब हो गया मान लीजिए, और ये आने वाली प्रकाश की किरण है, और ये जानी ऐसे चाहिए थी परंतु ये ऐसे निकलेगी। तो अब ये कोण का मान बड़ा और इस कोण का मान क्या होगा, छोटा होगा। एक चीज ये होगी। दूसरा ये कि यहाँ जो माध्यम है ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये जो है वो है विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण किधर जा रही है, ये विरल माध्यम में जा रही है, तो कोण का मान क्या हो जाएगा, बड़ा, या अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये जो कोण होता है ये छोटा होता है। ये कोण कौन सा है, ये किरण जो आई है, ये किरण जो है वो कौन सी है, तो कहेंगे आपतित किरण है, ये आपतित किरण। और ये जो किरण है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब सघन से विरल में आती है तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है, और जब विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण का मान बड़ा होता है। एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि जो विरल माध्यम है उसके अंदर कोण का मान सदैव बड़ा होता है। इस चीज़ को आपको गांठ बांधनी है, तो आपको इसमें नोट में डाल के लिख देता हूं और इसको अच्छे से याद रखोगे। नोट, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में कोण का मान सदैव बड़ा होगा। ये चीज़ आपको गांठ बांधनी है और याद भी रखना है। ये नोट हो गया मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये इसको आज आप याद रखोगे। तो अपवर्तन क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल के कारण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन कहलाती है। इसकी दो स्थिति होती है। पहली स्थिति हमने समझी कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात आपतन कोण का मान बड़ा होता है और अपवर्तन कोण का मान छोटा होता है। या यूँ कह सकते हैं विरल माध्यम में कोण का मान बड़ा है और सघन माध्यम में कोण का मान छोटा होता है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है। दूसरी स्थिति में हमने समझा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये कोण बना है ये कोण कहलाता है आपतन कोण, आपतन कोण। इस कोण का मान तो हो गया छोटा, और ये कोण हो गया वो हो गया अपवर्तन कोण, इसका मान हो गया बड़ा। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें कॉमन बात क्या आई कि विरल माध्यम जो है उसके अंदर हमेशा ही कोण का मान बड़ा है। तो यहाँ विरल माध्यम के अंदर देखिए कोण का मान बड़ा है, और इधर आप देखोगे तो विरल माध्यम में कोण का मान बड़ा है। तो मैंने ये नोट में आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते समय ये चीज़ आपको बहुत ही याद रखनी है ताकि आपके प्रश्न जो है वो गलत नहीं हो। विरल माध्यम में कोण का मान सदैव ही क्या होगा, बड़ा होगा। आप एक चीज़ नोट करना यहाँ कि यहाँ जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है तो ये कोण जो है जो बड़ा है वो है अपवर्तन कोण, जबकि जब विरल से सघन में आती है तो कोण का मान, आपतन कोण का मान जो है वो
बढ़ा है। तो ये था अपवर्तन। अब हम ये समझते हैं कि अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है। आपसे वो एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये प्रकाश की किस घटना के कारण से घटित होती है। तो सबसे पहले हम अपवर्तन के उदाहरण समझते हैं। अपवर्तन के एग्जाम्पल या उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के उदाहरण की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल आता है इसका, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा आता है, तारों का टिमटिमाना दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना दिखाई देना तो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है पानी से भरी बाल्टी। पानी से भरी बाल्टी का पैंदा उठा दिखाई देना। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या आएगा कि मान लें हम तीसरे एग्जाम्पल के अंदर धुएं के पार, धुएं या भाप जिसे वाष्प कहते हैं, के पार वस्तु का हिलती दिखाई देना। हिलती दिखाई देना ये भी किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के बाद व सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखाई देना यह भी किसके कारण होता है? तो कहेंगे अपवर्तन के कारण होता है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल, पानी में आधी डूबी पेंसिल, आधी डूबी पेंसिल का डूबा हुआ हिस्सा मुड़ा दिखाई देना। मुड़ा दिखाई देना यह भी किस घटना के परिणाम है? तो कहेंगे अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन के मुख्य रूप से ये उदाहरण थे जो पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी का पैंदा है या बाल्टी के अंदर सिक्का रखा हुआ है वो उठा हुआ दिखाई देता है, तो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। धुआं या वाष्प के पार अगर हम देखें किसी चीज़ को तो वो हिलती हुई दिखाई देती है। सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले सूरज का दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। और पानी में डूबी हुई आधी जो पेंसिल है उसका जो डूबा हुआ हिस्सा है वो भी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो कहेंगे अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको समझते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, क्रांतिक कोण। इसको पहले समझना जरूरी है, क्रांतिक कोण, क्योंकि ये परिभाषा इस कोण, क्रांतिक कोण के बगैर अधूरी है। इसको अगर हम समझ लेंगे तब हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो समझ में आ जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही चीज़ वापस रिपीट करता हूँ मैं। ये तल है जो पृथक्कारी तल है, पृथक्कारी तल। ये जो माध्यम है इस पृथक्कारी तल के, तो ये मान लेते हैं विरल माध्यम है, विरल माध्यम। ये जो माध्यम है ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें दोनों आपके समझ में आ गई।
पृथककारी तल अभी हमने समझ लिया था। पृथककारी तल ऐसा तल होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है, जैसे विरल और सघन माध्यम को अलग करने वाला तल है वो क्या कहलाता है, पृथककारी तल। हम थोड़ा सा इसमें पहले से ही खींच लेते हैं ये एक अभिलंब, ताकि बाद में अपनी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले यदि मेरे पास में लेजर लाइट हो, ये लेजर लाइट है मान लीजिए, इस लेजर लाइट से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण भेजी जाए, तो सपोज करिए ये लेजर लाइट से किरण छोड़ी है यहाँ से, तो ये किरण कौन सी हो गई, तो इधर से जो किरण भेज रहे हैं वो आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, और ये एक नंबर है। जब हम ये देखते हैं कि भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, तो विरल माध्यम में ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो सपोज करिए ये यहाँ चले गई, और ये किरण जो है वो कौन सी किरण है, तो वो है अपवर्तित किरण। अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ के आए कि भी आपतित किरण ये माध्यम है सघन, और अपवर्तित किरण ये माध्यम है विरल, और हमने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले कि विरल माध्यम में कोण का मान बड़ा होता है। तो यहाँ डायग्राम से देखोगे तो इस कोण के मान से ये कोण का मान जो है वो बड़ा है। अब जब इसकी स्थिति चेंज करें तो हम अगर दूसरी स्थिति लेके आएँ, तो जैसे इसका मान अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, और इसका किरण का मान इतना कर दिया जाए, सपोज करिए हमने बढ़ा दिया, ये दूसरी स्थिति है इसकी, ये 2 नंबर स्थिति। दूसरी स्थिति के अंदर जब हम इसको करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये दूसरी स्थिति में जब प्रकाश की किरण है तो कोण का मान जो होगा वो अब इसके पैरेलल हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि इस किरण ने 90 डिग्री का कोण बना लिया, 90 डिग्री का, ये दूसरी किरण है। तो नंबर लिख दिया मैंने, तो आप उससे समझ जाओगे कि जब प्रकाश की किरण का मान जो है, या कह सकते आपतन कोण का मान थीटा कर दिया जाए, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो अपवर्तित किरण के द्वारा बन रहा है उसका मान कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, या यूँ कह सकते हैं अपवर्तित किरण जो है वो किस पर चले, वो पृथककारी तल के समानांतर हो जाए। तो अब ये जो थीटा कोण बना है, इस कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की स्थिति होगी पहली कि ये सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना है, में बनता है, ये इसकी पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति और देखें, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष का मतलब क्रांतिक कोण के, इसके सापेक्ष विरल माध्यम में, विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 2 स्थितियां हैं। विरल माध्यम में यदि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम में से विरल माध्यम में भेजा जाए और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इतना कर दिया जाए कि विरल माध्यम में अपवर्तित किरण जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो क्रांतिक कोण को समझ चुके। तो क्रांतिक कोण की स्थिति है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बनता है, इसके सापेक्ष विरल माध्यम में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में भेजा जाए और विरल माध्यम में अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाए, तो सघन माध्यम में बना कोण क्या कहलाता है, तो आपको उत्तर देना है क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम वही डायग्राम है वो वापिस हमारे को बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण आंतरिक को बनाने के लिए ये हमने खींचा पृथककारी तल, पृथककारी तल, ये हमने अभिलंब
खींचा, अभिलंब पहले बनाया है हमने, और इधर जो है वो है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरी साइड जो है वो है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये सघन माध्यम और ये कौन सा, विरल माध्यम। अब आप देखिए इसमें, पहले हम इसमें क्रांति कोण बनाते हैं। ये क्रांति कोण है, मान लेते हैं ये है थीटा, क्योंकि अभी हमने प्रदर्शित किया, और ये आ गया ये कोण। यार ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये स्थिति जो है वो क्रांति कोण है, यानी ये जो कोण है अब ये क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। वैसे आपतन कोण है ये, परंतु परिभाषा के हिसाब से क्या बना ये, क्रांति कोण। अब अगर हम इसकी स्थिति बदले, क्रांति कोण से मान ज़्यादा करें, तो प्रकाश की किरण अब विरल माध्यम में जाकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, तो इसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति को डायग्राम से हम समझ लेते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर देखिए, ये दूसरी स्थिति है, ये दूसरी स्थिति। अब प्रकाश की किरण जो है वो इधर लौट आती है। ये दूसरी स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में भेजी जाए तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और अब हम परिभाषा लिखते हैं क्रांति कोण की, यानी ये क्रांति कोण जो है उसकी परिभाषा है। क्रांतिक कोण से अधिक मान करने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में, विरल माध्यम में ना जाकर, क्रांति कोण से अधिक मान करने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाकर पृथक्कारी तल से टकराकर पुनः विरल माध्यम में न जाकर पृथक्कारी तल से टकराकर पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इसको समझ चुके हो कि भी क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में भेजी गई, क्रांति कोण बना, कैसे बना वो आपको मैंने बता ही दिया। क्रांति कोण हमेशा किस में बनता है, सघन माध्यम में। तो क्रांति कोण से वह उच्च मान जिसके कारण से अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं गई, ये पृथक्कारी तल से टकराई और पुनः किस में लौट आई, सघन माध्यम में।
तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या घटित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण ये समझते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पहला कारण है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। तो आपसे पूछ सकते हैं हीरा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। दूसरा जो आता है वो आता है मृगमरीचिका, आभास होना पानी का, मृगमरीचिका। तीसरा, दोपहर में सड़क पर पानी का एहसास या दिखाई देना। आभास होता है, सिर्फ दिखाई देना। किसके कारण होता है? तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच के टुकड़ा जो होता है उसका भाग जो है वो चटके हुए भाग का हिस्सा जो चमका हुआ दिखाई देना। कांच के टूटे हिस्से या चटके हुए हिस्से का चमकीला दिखाई देना किसके कारण होता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। OFC एक आता है उदाहरण इसका, OFC क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार का माध्यम है। आपने देखा होगा जगह जगह सड़क के किनारे पीली सी पट्टी पर OFC लिखा होता है, पत्थर गड़ा हुआ होता है। उस पत्थर पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये है हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या आपसे पूछ लेते ज़्यादातर मृगमरीचिका। ये एक स्टोरी है कि भी हिरण है, दूर उसको मरुस्थल के अंदर प्यास लगी हुई है और दूर पेड़ है, उसके छांव जो होती है उस जगह उसको पानी का एहसास होता है। वो दौड़ता है, उसके पास जाता है, वहाँ पानी का तो एहसास ही है, सिर्फ छाया है। फिर उसको और कोई पेड़ दिखता है तो ऐसे ऐसे वो दौड़ता हुआ नए बुझने वाली प्यास, जिसके कारण वो तड़पता हुआ मर जाता है। उस घटना को बोला है मृगमरीचिका। वैसा एहसास होता है। ऐसे ही दोपहर में सड़क पर दूर देखेंगे तो हमें पानी लगता है, पास जाएंगे सड़क के ऊपर तो वो पानी नहीं होता। तो वो जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है। ऐसे ही कांच का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है और उस टूटे हुए हिस्से पर जो प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हमने प्रकाश की 2 घटनाएं पढ़ी, तीसरी घटना और पढ़ लेते हैं अपने, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ होता है फैलना। तो इसको कैसे समझेंगे? तो प्रकीर्णन की परिभाषा की बात करूं तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगा, इसको सीधा परिभाषा में ही बताया जाता है। प्रकीर्णन कि वायुमंडल में असंख्य धूल व कार्बन के कण मौजूद है। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है।
फैल जाता है। इसे ही प्रकीर्णन कहते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो धूल और कार्बन के कणों पर टकराता है और टकराने के बाद में वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भी प्रकीर्णन क्या होता है, फैलने को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन के कारण क्या घटित होता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इसके एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो पहला एग्जाम्पल आता है इसका, आसमान का नीला दिखाई देना। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। दूसरा ये जो आता है वो आता है डूबता हुआ व उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। ये किसके कारण होता है, तो भी बोलेंगे ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देना, अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देना। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझोगे कि भी आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। बस ये याद रखना है, प्रकीर्णन नहीं होता। तो वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहाँ प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, क्योंकि वह असंख्य धूल और कार्बन के कण प्रकाश से टकराएंगे ही नहीं, तो ये प्रकीर्णन नहीं होगा। तो ये था प्रकीर्णन। आज हमने 3 प्रकाश की घटनाएं पढ़ी, अपवर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा और प्रकीर्णन पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनके उदाहरणों पर ज़्यादा फोकस करना। परिभाषाएं पेपर के अंदर कम पूछी जाती है, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर अपने एक बार फिर दोबारा से नज़र डाल लेते हैं। आसमान नीला दिखाई देता है, ये बहुत बार आया हुआ है। SI का एग्ज़ाम होना है संडे को, तो संडे को और मंडे को, उसमें भी साइंस है, तो आप उसमें भी हेल्पफुल रहेगा आपके कि आसमान नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के का हीरे का चमकना है, मर्ग मरीचिका है, ये दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने समझा और क्रांति कोण को भी समझा। इसके साथ में अपवर्तन के एग्जाम्पल समझे हमने। तारों का टिमटिमाना दिखाई देना किसके कारण होता है, तो आप बताओगे अपवर्तन के कारण। पानी में भरी बाल्टी जो है वो उसका पैंदा उठा दिखाई देता है। धुएं के पार वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले सूरज दिखाई देता है। या पेंसिल जो है पानी में आधी डूबी हुई है, डूबा हुआ हिस्सा है जो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, अपवर्तन। अपवर्तन में ये होगा कि वस्तु जो है अपने मूल स्थान पर दिखाई नहीं देगी। और इसी तरह से हम जब इस घटनाओं की बात करें तो अपवर्तन को कैसे प्रदर्शित किया, ये भी मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो विरल माध्यम में कोण का मान बड़ा बनेगा, और सघन से विरल में जाएगी तो भी विरल में माध्यम में कोण का मान बड़ा बनेगा। बस ये याद रखना है आपको। कोण के नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे और आप अपने यूट्यूब पर प्यार यूँ ही बनाए रखिए। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।